तो एक 7-8 साल का, बोले हम इनको ले जाएंगे, तेरे 2 बेटों को जिस दिन 3 करोड़ जमा करा देगा इनको छोड़ देंगे, नहीं तो इन बेटों को हम ले जाएंगे। तो सोचो अब राजा के सिर पे ऐसी तलवार लटकी कि या तो 3 करोड़ रुपए कैश अभी दे दे, तेरा हिस्सा तो लेंगे ही लेंगे, प्रॉपर्टी गई तेरे हाथ से, 3 करोड़ भी दे, और अगर नहीं देता तो इस 3 करोड़ के बदले तेरे बेटों को हम बंदी बना के अपने वहां रखेंगे, जब जिस दिन 3 करोड़ ले आएगा तेरे बेटों को छोड़ देंगे, लेकिन टेरिटरी हमारी है। तो राजा तो घिर गया, कितनी बेइज्जती की बात है, पैसे का नुकसान हुआ और इज्जत भी तो धूमिल हुई। इसके पिता को देखना, इनको पीटते पीटते कहां तक ले गए थे, मद्रास। अगर उसी दिन इनको मार डालते ना या इनका किले पे कब्जा कर लेते तो इनकी कोई औकात नहीं थी कि दोबारा आते, लेकिन आज बेटा ऐसे घिर गया चारों तरफ से कि उसके बेटे भी उनके अंडर बंदी बना लिए गए। तो कितनी बुरी तरह से घिर गया था ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कमजोर आदमी नहीं है, बेशक घिर गया, प्रॉपर्टी गई, बेइज्जती हुई, लेकिन दोबारा से खड़ा हुआ। और टीपू ने चौथे आंग्ल मैसूर से पहले बहुत काम किया, बहुत काम। इसको लगा कि यार अब मेरा ना कोई दोस्त बनना चाहिए, कोई ऐसी ताकत मुझे अपनी दोस्त बनानी है जिससे कि अंग्रेज भी दबते हों, क्योंकि देखो मराठे तो इसकी सुनेंगे नहीं, कट्टर नीति के कारण मराठे से दूर हट गए। निजाम चमचे हैं एक नंबर के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मानेंगे, कर्नाटक भी उन्हीं का चाटुकार है, मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पास ताकत क्या, मुझे बाहर विदेशियों से ताकत लेनी पड़ेगी, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए टीपू सुल्तान ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया फ्रांस की क्रांति में। एक और टॉपिक मैं आपको बता दूं इससे जुड़ा, इसके पिताजी ने जब वो आधुनिक शस्त्रागार बनाया था डिंडीगुल में, तो उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण भी दिलवाया था। किससे? अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, जानते थे वो, तो अपनी सेना को लड़ने के लिए बराबरी का तरीका सिखाना पड़ता है ना। मान लीजिए अंग्रेजों की सेना बहुत तेज है, तो हमें अपनी सेना भी तो तेज करनी पड़ेगी, सिपाहियों को वो ट्रिक्स, वो टेक्निक आनी चाहिए, वो बंदूक, वो हथियार चलाने आने चाहिए। तो इसके पिताजी ने यानी हैदर अली ने उस टाइम में फ्रांस की जो ये सेना थी ना, इनसे अपनी सेना की ट्रेनिंग कराई थी। तुम ये देखो कितने तेज दिमाग थे उस टाइम पर। उस टाइम पे अपनी जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं सैनिकों की, ये फ्रांसीसी अधिकारियों को बुला के करवा रहे हैं कि आप हमारी सेना को सिखा के जाओ। तभी तो इसके पिताजी समझदार थे, अनपढ़ थे, लेकिन देखो अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। इसको भी इंटरेस्ट है फ्रांस में, और ये फ्रांसीसी क्रांति का टाइम चल रहा था। तीसरा युद्ध जब हुआ ना 1789, उस टाइम फ्रांस में क्रांति चल रही थी, लेकिन फ्रांस अपनी क्रांति में इतना मशगूल था कि उसके पास दूसरों को देखने का टाइम ही नहीं था। और यही कारण है कि फ्रांस में नेपोलियन बहुत बड़ा लीडर था, आपने नाम सबने सुना होगा। नेपोलियन चाहता था कि मैं मदद करूं इसकी टीपू सुल्तान की, लेकिन वो मदद कर नहीं पाया क्योंकि वो अपने ही गृह युद्ध में उलझा हुआ था। वहां अपने आप ही आंतरिक अशांति थी और गृह युद्ध, उनके घर में युद्ध छिड़ा हुआ था फ्रांस के अंदर, तो वो दूसरों की मदद कैसे करते। इसी टाइम पर, क्रांति के टाइम के बाद ही तो वो हुआ था जब वो सारी चीजें थोड़ी सिस्टमैटिक तरीके से आई। लेकिन अब फिर से टीपू सुल्तान ने इंटरेस्ट लिया और इसने कहा, मैं फ्रांसीसी क्रांति में पहले भी इंटरेस्ट लिया था इसने, लेकिन मदद नहीं मिल पाई थी। अब इसको लगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मदद मिल सकती है मुझे, फ्रांस की, क्योंकि ना मराठे मेरी मदद करेंगे, ना कर्नाटक मेरी मदद करेगा, और ना ही निजाम मेरी मदद करेंगे, ना मद्रास से मुझे कोई, क्योंकि मद्रास तो उन्हीं का गढ़ था, तो मुझे फ्रांस से मदद लेनी पड़ेगी। इसने फ्रांस के नेपोलियन को लेटर लिखा और कहा जी मुझे ऐसे ऐसे मदद की जरूरत चाहिए है, आप मेरी मदद कर दो। फ्रांस क्यों मदद करे, फ्रांस को क्या फायदा, क्योंकि फ्रांस की एक कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत पहले इसी टाइम के हेरफेर की बात है, 1664 में बनी थी। वो चाहती है कि इंडिया पे हम राज मतलब हम लोग यहाँ से व्यापार करें, लेकिन इनके पैर नहीं जमने दे रही थी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये मन में अखरता था कि अच्छा ये ब्रिटिशर्स वही हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को उखाड़ने की कोशिश की थी, हमारी कंपनी पे हावी हुए थे, अगर कोई इस कंपनी का दुश्मन है तो वो हमारा दोस्त हो गया। तो नेपोलियन राजी हो गया और नेपोलियन ने एक लेटर लिखा। उस लेटर में नेपोलियन ने लिखा कि अभी मैं फिलहाल में व्यस्त हूं, मिस्र के साथ हमारी कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अफ्रीका के साथ, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें 100% अपनी सेना की या टेक्निक की मदद पहुंचाऊंगा। ये लेटर किसने लिखा? नेपोलियन ने, फ्रांस से। ये लेटर साउथ इंडिया आना था, मैसूर आना था, टीपू को मिलना था, लेकिन बीच में ये लेटर पकड़ा गया मस्कट में। यूरोप में ही ये लेटर पकड़ लिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने लेटर पढ़ के ये फाइनल कर लिया कि भैया ये तो धीरे धीरे जो टीपू है ना, ये तो हमारे दुश्मन का दोस्त बनता जा रहा है, और दुश्मन का जो दोस्त है वो तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि हमारी दुश्मनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ये फ्रेंच वाले इसको अपना दोस्त बना के और ये मोहरा हमारे ऊपर चलने वाले हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका अब लंबा जिंदा रहना ठीक नहीं है, और अब लड़के इसका हिस्सा नहीं छीनना, अब इसको खत्म कर देना है, ताकि ये फ्रांस से ज्यादा रिलेशन मेंटेन ही ना कर पाए। और इसी कारण इस युद्ध की दिखावट की गई है बस। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में टारगेट ही था सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान को मार डालना। अब किसी संधि की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब अगर टीपू ये कह भी देता ना कि मेरा राज्य भी तुम हड़प लो, तब भी वो टीपू को मार डालते, क्योंकि उन्होंने वो लेटर पकड़ लिया था जिसमें ये क्लियर था कि टीपू मदद मांग रहा है, और टीपू ऐसा आदमी नहीं है जो शांति से बैठ जाए। टीपू आज नहीं कल हमारे खिलाफ इन फ्रांसीसियों का यूज करेगा। टीपू ने अपने इलाके में, ये एक बहुत बड़ा क्लब था फ्रांस में जिसका नाम था जैकोबिन, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, जैकोबिन क्लब, इससे जुड़ा था। फ्रांस के क्लब का मेंबर बना था, जैसे आजादी के लिए वहां कोई इस तरह के क्लब बनाए गए थे, जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, और इसने टीपू सुल्तान ने आजादी का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का पेड़ कहते हैं उसको, आजादी का वृक्ष लगाया था। एक ऐसा पेड़ लगाया था, जैसे किसी भी अच्छे काम की शुरुआत इंसान पेड़ लगा के करता है, पौधे लगा के करता है, तो इसने आजादी का या स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। फ्रांस के जैकोबिन क्लब का ये मेंबर बना। फ्रांस से लगातार इसकी बातचीत थी नेपोलियन से, लेकिन वो लेटर पकड़ा गया मस्कट में, और अब अंग्रेजों का सिर्फ एक टारगेट था, इसको खत्म कर देना ताकि हमें दुखी ना करे। और इसीलिए एक दिखावट के तौर पर आंग्ल मैसूर युद्ध किया गया 1799 में। उस आंग्ल मैसूर युद्ध में सिर्फ और सिर्फ इसका मर्डर करना ही अंग्रेजों का टारगेट था। इसीलिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, फोर्थ में, मैं यही मेंशन कर देती हूं ताकि ये इकट्ठे आप लोगों को याद भी हो जाएं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें सन, ये सब इकट्ठे याद करने चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। इसकी संधि कौन सी थी जो इनकी राजधानी में हुई है? इसकी संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, पहले वाली मद्रास की थी, दूसरी मंगलौर की थी, तीसरी इनकी राजधानी में घुस के जहां से 3 करोड़ रुपए मांगे, इसकी प्रॉपर्टी छीन ली, इसके बेटों को ले गए। ठीक है, अब है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कौन से सन में हुआ? इसका टारगेट कोई जीत हार नहीं थी, इसका टारगेट था बस इसको खत्म कर देना। 1799 में कोई संधि नहीं हुई, इसमें टीपू सुल्तान, इसकी हत्या कर दी गई।
ठीक है, टीपू की हत्या। बस सेकंड में इसके पिताजी एक्सपायर हुए थे, 82 में इसके पिताजी चले गए थे, और चौथे में ये बेटा चला गया। यानी 4 युद्ध बाप और बेटे को खत्म कर गए। पिताजी को मारा किसी ने नहीं था, वो नेचुरल डेथ थी, लेकिन चौथे में प्लान करके इसका मर्डर कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब पेपर में जब आते हैं ना, तो वहाँ पे इंसान इतना एग्जाम के प्रेशर में होता है, उसको याद ही नहीं रहता, इसलिए दिमाग में ये इकट्ठे बैठ जाने चाहिए। क्या क्या? 4 युद्ध हैं, नाम है आंग्ल मैसूर। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब टीपू और हैदर अली। 4 हुए। पहला हुआ 67 से 69 में, फिर हुआ 80 से 84 में, जिसके बीच में 82 में पिताजी एक्सपायर हुए, फिर तीसरा हुआ 90 से 92 में, और चौथा हुआ 1799 में। और इसके साथ इनके पूरे हिस्से पर कब्जा हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये किसी को पता थोड़ी था कि 67 में जो लड़ाई शुरू हुई, 99 में उस सबको खा जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ये अंदाजा होता तो इसके पिताजी मद्रास की संधि क्यों करते? तो ये कुछ सालों में ही देखो कैसे सारा पासा पलट गया, और क्या सोचा था और क्या हो गया हैदर अली और उनके बेटे के साथ। इस पहले की संधि उनके घर में घुस के उनको पीट के आए थे ना, मद्रास की संधि। दूसरी मंगलौर की संधि, 50-50 वाला काम। तीसरी में ये हावी हुए इसकी राजधानी में घुस गए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे में कोई संधि नहीं हुई, चौथे में मर्डर कर दिया प्लान करके टीपू सुल्तान का। अब ये पहले में कौन अंग्रेज था कोई नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में कौन अंग्रेज था ये पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। दूसरे तीसरे चौथे, अब मैं सन मिटा दूं, तुम्हें सन समझ में आ गए होंगे। तो दूसरी जब संधि हुई ना, तो इसमें 3 नाम आएंगे। पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पेपर में आ जाते हैं ये। जब तीसरी वाली बात हुई, पहले में कोई नहीं है, कोई एक आदमी नहीं, क्योंकि हेक्टर मुनरो और कई लोग थे, वो फेमस नहीं थे। तीसरे में जो संधि हुई ये था कार्नवालिस। कार्नवालिस, और यहां था वेलेज अली। तो टीपू की हत्या के टाइम में कौन था चौथे में? वेलेज अली। तुम भूलोगे इसको एग्जाम में, इसलिए इसका ट्रिक है वार करन वे वीर चले। ऐसे लाइन हमने अपने टाइम में याद की थी कभी, वार करन वे वीर चले। वार मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, करण मतलब कार्नवालिस, और वे मतलब वेलेज अली। पहले में कोई नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे में वार करण वे 3 आएंगे। पहले की संधि मद्रास में हुई, दूसरे की संधि मंगलौर में हुई, तीसरे की श्रीरंगपट्टनम में, चौथे में कोई संधि हुई ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये मैसूर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको एग्जाम के लिए अपना पढ़ लेना। चलो जल्दी से इसको किताबी भाषा से भी एक बार रीड कर लेते हैं। 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, रीड करके और फिर हम लोगों की तैयार हो जाएगा। देखो जरा, प्रांतीय, ये एक एक रीजन ले रहे हैं। अब इसके बाद तो अंग्रेज हावी होंगे, एक रीजन को अपने यहाँ हड़प के। प्रांतीय स्वायत्त मतलब इंडिपेंडेंट। मैसूर, हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। 1761 में उसने मैसूर पर शासन, क्यों? क्योंकि इस टाइम मराठे हार गए। कहां पर? पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो वो फ्री हो गया कि मराठे जो भी जिनका मुझे डर था वो हार गया, तो मैं फ्री हूं। 61 में उसने मैसूर पर शासन आरंभ किया। हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। बहुत तेज दिमाग आदमी था। अपनी सेना को प्रशिक्षण भी दिलवाया था इसने फ्रांसीसियों से। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया, यानी वेस्टर्न कंट्रीज कैसे लड़ती है मैं भी ऐसे सिखाऊंगा। और अंग्रेजों को पहले आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 में पराजित किया, और 69 में मद्रास की संधि हुई। ये सब आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 में हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई। किसी ने मारा नहीं है, खुद एक्सपायर हुआ, और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया। मंगलौर की संधि 1784 के समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर था। वार करन वे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर कार्नवालिस आएगा। नेक्स्ट, 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ये पहले ही बता रहे हैं जहां बाद में संधि होगी, में पादशाह की उपाधि धारण की। तो अपने आपको पादशाह किसने कहा? बादशाह पादशाह मुगल थे, याद है? मुस्लिम थे वो भी, ये भी मुस्लिम, कट्टर मुसलमान। तो पादशाह की उपाधि, लेकिन हमारी किताबें कहती हैं धर्मनिरपेक्षता, हम भी यही मान लेते हैं, जो किताबें कहती हैं वही मानना चाहिए। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में काफी रुचि दिखाई 1789 वाली में, और जैकोबिन क्लब, ये पूछेंगे, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। तो ये सारी बातें आपको अब कहानी की तरह याद रखनी है। नेक्स्ट, लॉर्ड कार्नवालिस, वार करन सेकंड, मतलब पहले में तो कोई है नहीं, तो ये थर्ड हो गया कायदे से। लॉर्ड कार्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, अंग्रेज निजाम, निजाम मतलब हैदराबाद वाले, और मराठे जो पेशवा इसके ऊपर थे, ने मिलकर टीपू को हरा दिया। तो ये अपने ही लोग गद्दारी करने लगे, इंडियन से गद्दारी कर रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, अंग्रेज फायदा उठाएंगे, और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। 3 करोड़ का कैश, उसके 2 बेटे और उसकी प्रॉपर्टी सब छीन ली लोगों ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, यानी श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध, ये पेपर में आ जाएगा। नाम नहीं देंगे आंग्ल मैसूर, कहेंगे श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध कौन से सन में हुआ, तो बच्चे चकराएंगे, कभी पढ़ाई नहीं। राजधानी किसकी है? मैसूर की। तो ये आंग्ल का आखिरी मतलब इसके बाद तो खत्म हो जाएगा 99 के बाद। तो यानी ये चौथा युद्ध है। इसका ये नाम तुम्हें दुखी कर सकता है अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो। के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित। तो अब राजधानी और सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में आ गया। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई है, संधि हुई थी तीसरे में, लड़ाई हुई लास्ट में। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर। इसके झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो ये बहुत ताकतवर और तेज दिमाग लड़का था। अब देखो ये इकट्ठे बना दिए ताकि दिमाग में छप जाए। पहला आंग्ल, दूसरा, तीसरा। पहला 67 से 69 गवर्नर जनरल कोई एक नहीं है, मद्रास की संधि हुई। इसके पिताजी मद्रास में जीत गए थे, बस गलती कर गए, इनको जिंदा छोड़ दिया। दूसरा 80 से 84 में 82 में पिताजी मारे गए, लेकिन वो खुद मरे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, वार करनवे, मंगलौर की संधि, बराबरी इसी पे बात खत्म हुई। तृतीय आंगल 90 से 92 लॉर्ड कार्नवालिस, अब नुकसान की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की राजधानी में घुस के संधि कर दी लोगों ने। और चौथा 99 में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू की हत्या कर दी, जो इसका टारगेट था। तो वार करनवे पहले का कोई नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, ये मैसूर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ढंग से पढ़ लेना इसको, पीडीएफ से एक दो बार पढ़ लेना, फिर कहानी सारी समझ में आएगी। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब कल परसों मैं देखती हूँ मैं बंगाल और प्लासी और बक्सर, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया की तरफ जाते जा रहे हैं, तो उनको पढ़ा दूंगी। उसके बाद मॉडर्न तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक रह गए हैं अगले हफ्ते में उनको भी करा दूंगी। मिडिल में कुछ टॉपिक मैंने छुड़वाए थे, वो इंपॉर्टेंट थे, वो अलग से पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।